हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, आगे बढ़ने से पहले अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो देखिए लास्ट क्लास में हमने म्यू आर को म्यू आर डैश की टर्म्स में हमने फाइंड किया था। तो जितने भी सेंट्रल मोमेंट थे उनको देखिए हमने फाइंड किया था किसकी टर्म्स में, मोमेंट की टर्म में। तो जितने भी केंद्रीय आघूर्ण हैं उन्हें हमने आघूर्ण के पदों में हमने देखिए ज्ञात किया था। और यहाँ पर देखिए अब हमारा टारगेट रहेगा म्यू आर डैश को हम किसकी टर्म्स में फाइंड करेंगे, म्यू आर की टर्म्स में। तो यहाँ पर जितने भी मोमेंट हैं उनको हमें सेंट्रल मोमेंट की टर्म में हमें देखिए यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए आज का ये हमारा टारगेट रहेगा, इस तरह से हम मोमेंट्स को सेंट्रल मोमेंट्स की टर्म्स में हम फाइंड करें। तो देखिए यहाँ पर जितने भी आघूर्ण हैं, जितने भी म्यू आर डैश हैं उन्हें हमें म्यू आर की टर्म्स में हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए ये हम लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे हम, म्यू आर डैश। तो देखिए यहां पर वी नो दैट मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। तो देखिए यहां पर इस पॉइंट ए के सापेक्ष, बिंदु ए के सापेक्ष हम क्या देख रहे हैं, आघूर्ण। देखिए ये मैं बता चुका हूं, बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण होते क्या हैं। देखिए बिंदु ए के सापेक्ष जो आघूर्ण होता है वो होता है देखिए म्यू आर डैश। और देखिए इस म्यू आर डैश को हमें देखिए म्यू आर की टर्म्स में हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए पिछली बार तो हमने क्या किया था, म्यू आर को म्यू आर डैश की टर्म्स में हमने फाइंड किया था। अब जस्ट देखिए हम बिल्कुल इसका उल्टा लेके चलेंगे। अब हमें क्या करना है, म्यू आर डैश को हमें चाहिए म्यू आर के पदों में। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए हम म्यू आर का देखिए जो भी फॉर्मूला है उसे हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए म्यू आर को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 1/n समेशन i इक्वल 1 to n एफ आई एक्स माइनस ए, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, r। ये आर्थ मोमेंट की डेफिनेशन है। आरवां आघूर्ण हम इस तरह से ही कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें म्यू आर चाहिए तो देखिए म्यू आर की क्या डेफिनेशन होती है, 1/n i इक्वल 1 to n एफ आई एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर। यानी यहाँ पर देखिए हमें एक्स माइनस एक्स बार की टर्म हमें बनानी है। इसको हमें देखिए इस तरह से देखिए सोल्व करना है कि इसमें एक्स माइनस एक्स बार की टर्म हमें मिले। क्योंकि देखिए ये वाली टर्म जब मिलेगी तभी तो देखिए हम यहाँ पर म्यू आर की टर्म्स में हम देखिए यहाँ पर रिजल्ट ला पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम स्पेशल जोड़ तोड़ यहाँ पर बिठा देते हैं। देखिए 1/n समेशन i इक्वल 1 to n एफ आई। यहां पर देखिए हमें चाहिए x माइनस एक्स बार। तो हम क्या करेंगे, देखिए x माइनस एक्स बार हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और देखिए x बार को ही हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एक को माइनस और एक को प्लस, है ना। x बार प्लस माइनस किया, है ना, बैलेंस है, नो प्रॉब्लम, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हम कर सकते हैं, जनरली करते ही। अब यहाँ पर देखिए वापस हम क्या करेंगे, देखिए पिछली बार भी हमने क्या किया था, इसके बाद वहां पर हमने a को प्लस माइनस किया था, यहाँ पर हम x बार प्लस माइनस कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इससे हमें म्यू आर के रिजल्ट हमें मिलेंगे जब बाइनोमियल थ्योरम हम एक्सटेंड करेंगे, है ना। बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सटेंड करें और फिर समेशन को अंदर मल्टीप्लाई करें, अप्लाई करें, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर जो सेंट्रल मोमेंट होते हैं म्यू आर के फॉर्मूले यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस एक्स बार हमने कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए बाइनोमियल थ्योरम से हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। और देखिए बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है सब जानते हैं आप, है ना। आर डिग्री है, आर पावर है, तो यहाँ पर आर पावर के जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं RC0, RC1, RC2, इस तरह से यहाँ पर हम सीक्वेंसली लेंगे। सबसे पहले RC0 लेते हैं, वो तो 1 होता है ना। तो यहाँ पर देखिए x माइनस एक्स बार की पावर r। अगला जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो है देखिए RC1। और यहाँ पर देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है
फर्स्ट टर्म पे लगा देंगे इस तरह से, क्या हो जाएगा r-1, और यहां पर साथ में देखिए सेकंड टर्म हम ले लेंगे। और वैसे भी देखिए ये जो सेकंड टर्म है, ये सेकंड टर्म क्या बन जाती है, देखिए ये है स्मॉल डी। क्या होता है, देखिए स्मॉल डी को मैं बता चुका हूं, तो चलिए उसको भी हम यहां पर देखिए उसको डी मान लेते हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक स्टेप यहां बढ़ा देते हैं। देखिए 1/n समेशन i = 1 to n fi xi माइनस एक्स बार। देखिए ये होता क्या है, ये होता है देखिए डी, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी r। और ये तो आप जानते ही हो वैसे, देखिए क्योंकि पहले ही बता चुका हूं। देखिए एक्स बार माइनस ए को हम यहाँ पर किससे डिनोट करते हैं, देखिए स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक्स बार माइनस ए क्या होता है डी। तो यहाँ पर देखिए बाइनोमियल थ्योरम हम अप्लाई करें, तो यहाँ पर साथ में क्या आ जाएगा, देखिए डी। चलिए और आगे हम बढ़े, अगला जो पद आएगा, अगली टर्म आएगी देखिए RC2। दोनों का डिफरेंस किस पे जाएगा, फर्स्ट टर्म पे। फर्स्ट टर्म है यहाँ पर xi माइनस एक्स बार और d²। और देखिए इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करना है। और चाहे तो देखिए ये वाली टर्म आप पहली लाइन में एडजस्ट कर लीजिए। चलिए तो यहाँ पर देखिए और भी देखिए बहुत सारे इसमें पद आएंगे। ये लीजिए और भी टर्म्स आपको मिलेगी। बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर हमने अप्लाई कर दी है। अब देखिए समेशन को हम अंदर अप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप अंदर, है ना। तो यहाँ पर देखिए समेशन इन सभी पे अप्लाई होगा। तो देखिए समेशन यहाँ किस पे काम करेगा, देखिए एक तो fi पे और एक xi पे, क्योंकि ये दोनों देखिए यहाँ पर वेरी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऑब्जर्वेशन के साथ ये जो फ्रीक्वेंसी है ये वेरी करती है। जो भी डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है, जो भी डेटा हमें दे रखे हैं, उसमें देखिए x और f वेरी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समेशन इन दोनों पे अप्लाई होगा, और इनके अलावा जो भी टर्म होगी वो समेशन से हम आउट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इक्वल 1/n समेशन f के साथ देखिए ये ले लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/n समेशन f x माइनस एक्स बार। और देखिए उसकी पावर कितनी है यहाँ पर r पावर। तो ये हमने कितनी पावर ले ली यहाँ पर r पावर। और उसके बाद देखिए आगे हम बढ़े, इसको हम इस पे अप्लाई करेंगे। देखिए RC1 और D, इन दोनों पे देखिए समेशन काम नहीं करेगा क्योंकि ये वेरी नहीं करेंगे, इनको हम आउट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिलेगा RC1 हमने समेशन से आउट कर दिया है, 1/n i = 1 to n fi x माइनस एक्स बार। और उसकी पावर देखिए कितनी है r-1। ये जो आप देख रहे हो यहाँ है r-1, और d को भी देखिए हम आउट कर देते हैं। और साथ में देखिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पर d हमें मिलेगा। और देखिए इसमें एक और टर्म आएगी, उसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए प्लस अगला देखिए RC2। और देखिए RC2 के साथ देखिए यहाँ पर क्या है x माइनस एक्स बार का अच्छा इस पे r-2 पावर आएगी। यहाँ पर देखिए r-2 पावर कीजिए। कभी कभी जल्दबाजी में देखिए इस तरह की जो टर्म है वो मिस हो जाती है। दोनों का डिफरेंस फर्स्ट टर्म पे जाता है। देखिए यहाँ r-2 कर लीजिए, और साथ में क्या है देखिए d²। ठीक है, तो यहाँ x माइनस एक्स बार पे कितनी पावर है r-2। तो यहाँ पर देखिए 1/n समेशन fi और x माइनस एक्स बार, इस पे कितनी पावर है यहाँ पर r-2।
और देखिए साथ में क्या है यहाँ पर डी स्क्वायर, और देखिए इस तरह से ये टर्म आगे भी बढ़ती जाएगी। डी स्क्वायर, ये लीजिए, तो ये सीरीज इस तरह से आगे बढ़ेगी। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हमने समेशन को देखिए अंदर अप्लाई किया है ना, और यहाँ पर देखिए एफ आई और उसके साथ ये और जो भी RC1D RC2 डी स्क्वायर इस सब समेशन से हमने आउट कर दिया है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। यहाँ पर देखिए एक्स बार प्लस माइनस किया, ये हमने सेपरेट किया। एक मिनट, ये कहाँ जा रहा है? तो देखिए यहाँ पर ये हमने सेपरेट क्यों किया, क्योंकि हमें एक्स माइनस एक्स बार वाली टर्म्स चाहिए, क्योंकि जितने भी सेंट्रल मोमेंट्स हैं, जितने भी केंद्रीय आघूर्ण है, उनके फॉर्मूले में देखिए एक्स माइनस एक्स बार आता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर देखिए एक्स माइनस एक्स बार को यहाँ सेपरेट किया, और यहाँ पर देखिए द्विपद प्रमेय से हमने इसका विस्तार कर दिया, और समेशन को हम अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और समेशन को जैसे हम अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखिए इस तरह का रिजल्ट हमें मिलेगा। और यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट में देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट जो है ये है देखिए म्यू आर डैश का रिजल्ट है। तो देखिए यहाँ पर हम म्यू आर डैश को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देखिए म्यू आर डैश हमें किस तरह से मिलेगा, इंप्लाइज दैट म्यू आर डैश, देखिए यहाँ पर 1/n ये किसका फॉर्मूला है, अगर हम इसको देखें तो देखिए ये है देखिए म्यू आर का फॉर्मूला, ये आर्थ मोमेंट है और सेंट्रल मोमेंट, ठीक है, यह आरवां केंद्रीय आघूर्ण है। और उसके बाद देखिए प्लस RC1, यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला है, ये देखिए म्यू R-1 का फॉर्मूला है ये। और उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए साथ में क्या है, डी है। फिर उसके बाद देखिए RC2, ये किसका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर म्यू R-2, और साथ में क्या है देखिए डी स्क्वायर, ये लीजिए। तो देखिए ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और ये है देखिए मोमेंट्स इन द टर्म्स ऑफ सेंट्रल मोमेंट। जितने भी आघूर्ण हैं उनको हम केंद्रीय आघूर्णों के पदों में हम इस तरह से हम लिखेंगे। तो देखिए इससे पहले हमने देखिए लेफ्ट में म्यू आर था, राइट साइड में जितने भी म्यू आर डैश थे, तो वहां पर देखिए केंद्रीय आघूर्णों को आघूर्ण के पदों में लिखा था, और यहाँ पर आघूर्णों को केंद्रीय आघूर्णों के पदों में हमने लिखा है। अब देखिए ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसके कुछ हम पर्टिकुलर केस हम देखेंगे। और यहाँ पर देखिए इसको याद रखना भी बहुत आसान है, वो वाला रिजल्ट भी मैं बता देता हूँ। देखिए इससे पहले जो हमने जितने भी केंद्रीय आघूर्ण हमने निकाले थे सेंट्रल मोमेंट्स, है ना, मोमेंट्स की टर्म्स में, तो देखिए किस तरह से निकाले थे। म्यू आर का मान हमने म्यू आर डैश के पदों में निकाला था। तो देखिए क्या था, RC1 R-1, और साथ में देखिए क्या आ जाता था वहां पर डी, प्लस RC2 म्यू डैश R-2 माइनस इस तरह से। तो देखिए इससे पहले जो रिलेशन हमने देखा था वो ये था, उसमें इसमें देखिए कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है। बस यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर इसमें अल्टरनेट क्या है, देखिए इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस है, और इसमें सभी में क्या है, प्लस है। और वैसे भी ये ज्यादा यूज होता है, ये बहुत कम यूज होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें मोमेंट्स हमें दिए जाते हैं, सेंट्रल मोमेंट्स हमें फाइंड करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केंद्रीय आघूर्णों की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए ये ज़्यादा यूजेबल है। हालांकि आपको दोनों ही याद रखने हैं, लेकिन ये ज़्यादा यूज होता है। और यहाँ पर देखिए म्यू आर डैश है तो इधर म्यू आर है, तो देखिए यहाँ आरवां आघूर्ण है तो इधर आरवां केंद्रीय आघूर्ण है, और यहाँ देखिए ये आरवां केंद्रीय आघूर्ण है तो ये आरवां आघूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग बिल्कुल सिमिलर है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर सफिक्स में देखिए एक एक कम कर देते हैं हम, R से R-1 R-2, और इधर भी देखिए R-1, और हर एक स्टेप में देखिए D का मल्टीप्लाई भी हो रहा है, इसमें भी D का मल्टीप्लाई करते जाएं और इसमें भी D का मल्टीप्लाई करते जाएं। और D का क्या मतलब होता है आपको ये भी पता होना चाहिए, D होता क्या है, म्यू 1 डैश। तो यहाँ पर देखिए म्यू आर डैश की टर्म्स में हम ये रिजल्ट लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए जितने भी डी हैं उसकी जगह हम म्यू 1 डैश हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको बताया था, तो यहाँ पर देखिए जितने भी डी हैं उसकी जगह म्यू 1 डैश हमने लिया था। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके हम कुछ पर्टिकुलर केसेस हम लेंगे।
देखिए r बराबर 1 पर, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें म्यू 1 डैश, तो देखिए म्यू 1 डैश होता क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए। म्यू 1 डैश, म्यू 1 डैश तो देखिए डी के इक्वल होता है, ये तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो मैं आपको बता चुका हूँ। और देखिए शुरुआत हम क्यों ना म्यू 0 से करें, तो देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर हम आघूर्ण देख रहे हैं, मोमेंट देख रहे हैं सेंट्रल मोमेंट्स की टर्म में। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे म्यू 0 डैश की, तो वो तो 1 होता है ना, म्यू 0 भी 1 होता है, म्यू 0 डैश भी 1 होता है। अब देखिए हम बात करें किसकी, म्यू 1 डैश की, तो वो क्या होता है देखिए डी, और डी किसके इक्वल होता है x बार माइनस a के इक्वल। अब देखिए यहाँ पर म्यू 2 की अगर हम बात करें, और देखिए इसमें अगर आप r बराबर 0 आप पुट करोगे, इस वाले फॉर्मूले में r बराबर 0 आप पुट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो यही रिजल्ट हमें मिलेगा। और ये देखिए शुरुआत में मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, जब हमने मोमेंट्स हमने स्टार्ट किए थे, है ना, आघूर्ण का जो पहला वीडियो लेक्चर था उसमें मैं बता चुका हूँ, जैसे हम r बराबर 0 रखकर हम कैलकुलेशन करते हैं, तो जो म्यू 0 डैश है ये वाला जो फॉर्मूला होता है म्यू r डैश इक्वल 1/n समेशन f x माइनस a की पावर r। यहाँ पर जैसे आप r बराबर 0 पुट करोगे तो इससे हमें म्यू 0 डैश मिलेगा, जिसकी वैल्यू हमें क्या मिली थी 1। ये तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। देखिए ये बातें आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी बातें हैं। तो देखिए म्यू 1 डैश कितना होता है 1, म्यू 2 डैश सॉरी म्यू 0 डैश 1 है, और म्यू 1 डैश कितना होता है ये। अब देखिए हम बात करेंगे म्यू 2 डैश की, तो देखिए म्यू 2 डैश का मान क्या होगा यहाँ पर देखिए इसमें r बराबर 2 आप पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ r है तो यहाँ पर rc1 rc2 rc3 इस तरह से चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए rth मोमेंट है, r वहाँ आघूर्ण है, तो r घात के जो द्विपद गुणांक होते हैं, r पावर के जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए म्यू 2 डैश में क्या होगा, देखिए 2c0 2c1 2c2, और मैंने आपको बताया था देखिए ये आप डायरेक्ट ध्यान रखें 1 to 1, ये 2c1 2c2 है ना, और 2c2 जो भी है 2c0 है ये 1 है। और अब देखिए 3 पावर के जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है 3c0 3c1 3c2 और 4 पावर के, ये आपको देखिए डायरेक्ट ध्यान रखने, देखिए टाइम भी आपको बचाना है। तो ये 2 डिग्री के लिए, ये 3 डिग्री के लिए और ये 4 डिग्री के लिए बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। और वास्तव में ये देखा जाए तो ये 4c0 से लेकर 4c4 तक की वैल्यूज है, और ये 3c0 से 3c3 तक की वैल्यू है। चलिए अब यहाँ पर देखिए हमें म्यू 2 डैश चाहिए, तो देखिए म्यू 2 डैश के लिए हम क्या करें, देखिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आप इसको समझें, इसके सिस्टम को समझें। देखिए फॉर्मूलों को रटना नहीं है, पहले उसके सिस्टम को आपको समझना है। तो यहाँ पर देखिए म्यू 2 डैश है, तो यहाँ क्या लिखोगे आप म्यू 2, है ना। अब म्यू 2 निकाल रहे हैं तो इनका हमें यूज करना है। चलिए तो यहाँ पर क्या लेंगे, देखिए 1 ले लिया। अगला बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है, देखिए 2 है, यहाँ प्लस प्लस है राइट साइड में, ये ध्यान रखना, 2 हमने यहाँ पर ले लिया है। फिर उसके बाद देखिए इसमें से हम एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए म्यू 1 हो जाएगा, और साथ में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, डी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर वापस प्लस, यहाँ प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं है, आपको प्लस प्लस ही रखना है। अब देखिए अगला बाइनोमियल कोफिशिएंट 1 ले लीजिए, और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा देखिए म्यू 0 और डी स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए अगर हम कैलकुलेशन करें, इसका फाइनल रिजल्ट हम निकालें, तो देखिए हमें क्या मिलेगा। ये देखिए म्यू 1 तो देखिए 0 होता है, म्यू 1 कितना होता है 0 होता है, तो ये तो हो जाएगा देखिए 0। और यहाँ पर देखिए म्यू 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा देखिए म्यू 2 प्लस डी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर म्यू 2 डैश का जो मान होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू 2 प्लस डी स्क्वायर के इक्वल। और यहाँ पर डी क्या है, देखिए डी यहाँ पर x बार माइनस ए है। ये कॉमन सी बात है, ये एक स्टैंडर्ड सिंबल है जिसे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम x बार माइनस ए को किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल डी से। तो देखिए इस तरह से हम म्यू 2 को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए और भी हम आगे बढ़े, और इसमें इसके बाद देखिए हम बात करेंगे म्यू 3 डैश की। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, तो इसको बढ़ा देता हूँ ताकि आपको भी आसानी से ये नज़र आ जाए। ये लीजिए, तो इस तरह से देखिए हमने क्या निकाल लिया है म्यू 2 डैश। अब देखिए हम बात करेंगे किसकी, म्यू 3 डैश की। तो देखिए म्यू 3 डैश के लिए देखिए म्यू 3, और देखिए यहाँ पर म्यू 3 है तो 3 डिग्री के 3 पावर के बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होते हैं 3c0 3c1 3c2 और 3c3, यही होता है।
देखिए सिक्वेंसली आपको ये लेना, सबसे पहले 1 लिया और 1 के साथ देखिए μ3 और फिर उसके बाद प्लस, यहाँ पर अगला बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है 3, इसमें से आप देखिए यहाँ से एक कम कर दोगे तो μ2 और साथ में d का मल्टीप्लाई, फिर प्लस अगला बाइनोमियल कोफिशिएंट 3, यहाँ आप कम कीजिए तो देखिए हमें μ1 मिलेगा और d से मल्टीप्लाई करोगे तो d², और उसके बाद देखिए अगला जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए μ1 से एक कम करोगे तो μ0 और यहाँ पर देखिए d से मल्टीप्लाई करोगे तो d³। तो देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसे आपको ध्यान रखना है। और देखिए μ3 प्लस 3 μ2 d, और यहाँ पर देखिए ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि μ1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है, ये कॉमन सी बात है। चलिए तो ये हो गया 0, और लास्ट में देखिए इसकी जो वैल्यू होती है μ0 तो 1 होता है ना। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा हमें, फाइनली d³ हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये जो रिजल्ट है देखिए ये है देखिए μ3 का रिजल्ट। तो इस तरह से देखिए हमें क्या मिल जाता है, हमें μ3 हमें मिल जाता है। ये लीजिए ये है देखिए फाइनल रिजल्ट किसका, μ3 का। और बाकी ये जो रिजल्ट था ये किसका रिजल्ट था, देखिए ये था देखिए μ2। तो देखिए इस तरह से ये μ1 μ2 μ3 के जो भी रिजल्ट हैं है ना सेंट्रल मोमेंट्स की टर्म्स में, तो ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसके बाद हम बात करें कि इसकी μ4 की। तो देखिए यहाँ μ4 किस तरह से कैलकुलेट होगा, देखिए वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। μ4 देखिए μ4 जब हम निकालेंगे तो इसके लिए देखिए 4 पावर के जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं 1 4 6 4 1, ये 4 घात के जो द्विपद गुणांक होते हैं उनके यही मान होते हैं 4c0 से 4c4 तक। तो देखिए सबसे पहले देखिए हम ये लेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए μ4 प्लस अगला बाइनोमियल कोफिशिएंट 4, यहाँ एक कम कर दीजिए तो देखिए एक कम करोगे क्या आएगा, देखिए μ3 और साथ में d का मल्टीप्लाई, फिर प्लस अगला बाइनोमियल कोफिशिएंट 6, एक कम करोगे μ2 d से मल्टीप्लाई करोगे d², प्लस अगला बाइनोमियल कोफिशिएंट 4 और यहाँ पर देखिए एक कम करोगे तो देखिए μ1, वैसे तो ये 0 हो जाएगा है ना, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर d से मल्टीप्लाई करोगे तो ये, और लास्ट में जो एक और बाइनोमियल कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया μ0 d⁴, यहाँ पर 1 हमने ले लिया। तो देखिए इस तरह से हमें रिजल्ट मिला है। और इसमें देखिए 1 4 6 4 1 इस तरह से देखिए द्विपद गुणांक हमें लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये रिजल्ट हमें मिला, इसको हम और फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए μ4 प्लस 4 μ3d प्लस 6 μ2 d², यहाँ पर देखिए μ1 वाली टर्म तो 0 हो जाएगी है ना, ये टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि μ1 की वैल्यू कितनी होती है, μ1 की वैल्यू 0 होती है और μ0 कितना होता है 1। तो देखिए जितने भी हमने रिजल्ट यहाँ पर कैलकुलेट किए थे तो सभी में देखिए लास्ट 2 टर्म देखिए सोल्व हो जाती है। यहाँ पर देखिए सेकंड लास्ट टर्म तो 0 हो जाएगी और लास्ट टर्म जो भी होगी वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर रिजल्ट ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है देखिए फाइनली μ4 का मान। चलिए इसे भी आप नोट कर लीजिए। देखिए एग्जाम में ये रिजल्ट सीधे सीधे देखिए प्रूफ भी करवाए जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, प्रूव दैट μ4 इक्वल टू दिस। तो जो भी है ये आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा और बहुत आसान सा प्रोसेस है। आपको यहाँ तक कैलकुलेशन करना है और इसमें r की जगह क्या पुट कर देना है, r बराबर 4 इसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4c0 4c1, ये देखिए rc1 rc2 ये कहाँ तक चलता है, ये r तक चलेगा, ये कॉमन सी बात है ना। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम r = 4 इसमें पुट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा μ4 प्लस 4c1 और यहाँ हो जाएगा μ3d प्लस 4c2, फिर यहाँ हो जाएगा μ2d² प्लस 4c4। ऐसे 4c4 तक ही ये सीरीज जाएगी, ठीक है। तो जैसे इसमें r बराबर 4 आप पुट करोगे तो ये रिजल्ट हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट 2 टर्म्स देखिए यहाँ पर सोल्व हो जाती हैं।
अब देखिए यहाँ पर अभी तक हमने देखिए पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, देखिए पिछली क्लास में हमने म्यू आर को म्यू आर डैश के पदों में लिखा था, और यहाँ पर अभी हमने क्या किया है, देखिए म्यू आर डैश को हमने म्यू आर के पदों में हमने यहाँ पर फाइंड किया है। तो देखिए ये तो देखिए सेंट्रल मोमेंट्स इन द टर्म्स ऑफ मोमेंट्स, और ये है देखिए मोमेंट्स इन द टर्म्स ऑफ सेंट्रल मोमेंट। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरह से देखिए आपको रिलेशन हमें देखना है, और पूरा देखिए प्रूफ भी मैंने करवाया है। अब देखिए यहाँ पर जो भी देखिए अभी तक हमने यहाँ पर इससे पहले वाले लेक्चर में और इसमें देखिए जो भी रिलेशन हमने देखे यहाँ पर हम एक साथ लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर जब हम देखिए जो भी रिजल्ट है दोनों जब हम एक साथ लिखेंगे तो देखिए उनमें देखिए क्लासिफिकेशन भी काफ़ी आसान होता है, हम कंपेयर भी कर सकते हैं और कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों को हम एक साथ लिखेंगे। सबसे पहले देखिए हमने किसकी बात की थी, सबसे पहले हमने देखिए μ1 हमने निकाला था μ0 कितना होता है, देखिए μ0 होता है 1 के इक्वल, और उसके बाद देखिए हमने μ1 हमने कैलकुलेट किया था वो कितना था 0। फिर उसके बाद देखिए μ2 हमने कैलकुलेट किया था। यहाँ पर जितने भी सेंट्रल मोमेंट्स हैं हम मोमेंट्स की टर्म्स में हम लिखेंगे, जितने भी केंद्रीय आघूर्ण हैं उनको हम आघूर्ण के पदों में लिखेंगे, यानी म्यू आर को म्यू आर डैश के पदों में लिखा जा रहा। तो कैसे लिखा था, देखिए μ2 डैश माइनस μ1 डैश का होल स्क्वायर। और देखिए लिखने का तरीका भी आपको यहाँ पर समझना है, रटने वाली ये बात नहीं है। यहाँ μ2 है तो 2 पावर के 2 घात के जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है कितने होते हैं 1 to 1। तो यहाँ पर अगर आप देखिए अगर 1 to 1 लेकर यहाँ पर कैलकुलेशन करें तो देखिए यहाँ पर क्या होगा μ2 डैश माइनस 2 μ1 डी प्लस फिर 1 लोगे तो μ0 डी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए μ2 μ1 μ0 डी से मल्टीप्लाई करते जाएं, यहाँ सफिक्स में से एक एक कम करते जाएं और बाइनोमियल कोफिशिएंट्स लेते जाएं और अल्टरनेटली प्लस माइनस लगाते जाएं। ये छोटी छोटी बातें हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए μ2 μ1, ये तो देखिए यहाँ तो μ1 डैश है, ठीक है, हर जगह क्या है यहाँ पर राइट साइड में डैश है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो d है यहाँ पर d होता क्या है, d होता है μ1 डैश। तो यहाँ पर d की जगह हम क्या रखते हैं, देखिए μ1 डैश और μ1 डैश का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखिए अगर इन्हें आप सोल्व करो तो देखिए ये μ2 डैश है बैलेंस, और इनको आप सोल्व कीजिए μ1 डैश और ये μ0 डैश है, ये क्या हो जाता है, देखिए ये तो 1 हो जाता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो आप इन दोनों टर्म को अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह का रिजल्ट हमें मिलेगा। ये है -2 μ1 डैश स्क्वायर और ये है μ1 डैश स्क्वायर। तो यहाँ पर सिंपली इस तरह का रिजल्ट हमें मिलेगा। और आपको एक बात और मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर इसको याद रखना और भी आसान बना देता हूँ। देखिए जो लास्ट के जो 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं उन्हें आप कैलकुलेट कर लीजिए, वही लास्ट टर्म होगी। देखिए यहाँ बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होते हैं 1 to 1, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता ही है। तो यहाँ पर देखिए ये लास्ट की जो 2 टर्म है -2 + 1 कितना होता है -1। तो देखिए यहाँ पर -1 है लास्ट टर्म में, है ना, लास्ट टर्म में। अब देखिए यहाँ पर अगर हम μ3 की बात करें, देखिए 3 पावर के बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं 1 3 3 1, अल्टरनेट प्लस माइनस लगा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए μ3 हमें क्या मिलेगा, देखिए μ3 डैश -3 और यहाँ आप एक कम करोगे तो μ1 डैश सॉरी μ2 डैश कितना होगा μ2 डैश, और साथ में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए μ1 डैश का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पर ये लास्ट की 2 टर्म आप सोल्व कर लीजिए सीधे सीधे। तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ पर किसका बचेगा, देखिए प्लस का 2। और देखिए टर्म क्या मिलेगी, यहाँ आप एक कम करोगे तो क्या मिलेगा μ1 डैश, यहाँ μ1 डैश का मल्टीप्लाई करोगे तो μ1 डैश का होल स्क्वायर, इस तरह की टर्म। तो यहाँ फाइनली हमें क्या मिली μ1 डैश की 3 पावर। चलिए अब देखिए यहाँ पर अगला हम देखें μ4 डैश, क्या देखेंगे, देखिए μ4 हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर μ4 निकाल रहे हैं तो देखिए यहाँ पर 4 पावर के जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है 1 4 6 4 1, अल्टरनेट क्या लगता है, देखिए यहाँ पर, है ना,
जस्ट अभी हमने आज के वीडियो लेक्चर में देखे जितने भी आघूर्ण थे उनको केंद्रीय आघूर्णों के पदों में हमने लिखा है, यानी हमने म्यू आर डैश को म्यू आर के पदों में हमने ज्ञात किया है, तो वहां तो हमने प्लस प्लस लिए थे। लेकिन ये पिछले वीडियो लेक्चर की बात है, हमने देखे जितने भी केंद्रीय आघूर्ण थे जब उनको आघूर्ण के पदों में हमने लिखा था तो इस तरह से अल्टरनेट हमने प्लस माइनस, है ना, वहां पर हमें क्या मिले थे, प्लस माइनस मिले थे। अब देखिए यहाँ पर म्यू 4 है तो यहाँ क्या लेंगे, देखिए म्यू 4 डैश, उसके बाद देखिए क्या है, देखिए माइनस का 4, तो यहाँ पर फिर अगली बार क्या ले लेंगे, प्लस का 6 माइनस का 4, इस तरह से हम लेते रहेंगे। चलिए यहाँ हो जाएगा देखिए म्यू 3 डैश, और साथ में हम क्या करेंगे, देखिए डी का मल्टीप्लाई करते हैं, डी का मतलब म्यू 1 डैश ही है, डी का मल्टीप्लाई करते हैं, डी का मतलब म्यू 1 डैश। चलिए फिर उसके बाद देखिए अगला क्या है, प्लस का 6, यहाँ एक कम कर दोगे तो देखिए हमें मिलेगा म्यू 2 डैश, और यहाँ म्यू 1 डैश से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर। कहीं रटने वाली बात नहीं, एक समझने वाली बात है, एक सिमिलर प्रोसेस यहाँ पर लग रही है, उस प्रोसेस को समझ ले तो आप आसानी से फॉर्मूला लिख सकते हो। अब देखिए उसके बाद ये लास्ट 2 टर्म है, इन्हें तो आप सोल्व कर लीजिए। लास्ट 2 टर्म्स आपको कैलकुलेट करना है, तो -4 और +1 कितना होता है, देखिए -3, ये लीजिए यहाँ -3 आएगा, क्योंकि लास्ट की दोनों टर्म देखिए आपस में ऐड हो जाती है, सेम टर्म हमें मिलती है। तो यहाँ पर देखिए -3 इनको सोल्व करके लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए -3 के साथ क्या आ जाएगा, देखिए इसमें से हम एक कम करेंगे तो देखिए म्यू 1 डैश, और यहाँ म्यू 1 डैश से मल्टीप्लाई करोगे तो ये म्यू 1 डैश का होल क्यूब हो जाएगा, तो इस तरह की टर्म हमें मिलेगी। तो ये है देखिए म्यू 1 डैश की पावर 4। हालांकि देखिए सब याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हम क्या निकाल लेते हैं, देखिए जितने भी सेंट्रल मोमेंट हैं उनको देखिए हम मोमेंट्स की टर्म्स में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम इसी पेज पर देखिए हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर दूसरा रिजल्ट भी आ जाए। इसको थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए ये जो म्यू 1 की वैल्यू होती है ये क्या होती है, देखिए 0 होती है, ये सभी जानते हैं, वैसे कोई नई बात नहीं है। और देखिए कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि ये म्यू 1 की वैल्यू 0 क्यों होती है। तो देखिए इस तरह से ये जो रिजल्ट है ये हमें डायरेक्ट यहाँ पर ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इनको तो हम कर देते हैं क्लोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, और ये आपके देखिए सिलेबस में फर्स्ट 4 मोमेंट्स हैं, प्रथम 4 आघूर्ण आपके सिलेबस में होते हैं, तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़े, और आगे बढ़ने से पहले चलिए यहाँ पर हम कलर भी चेंज कर लेते हैं। ये देखिए ये जितने भी मोमेंट थे सेंट्रल मोमेंट, उनको हमने किसकी टर्म्स में लिखा है, मोमेंट की टर्म्स में। जितने भी केंद्रीय आघूर्ण थे आघूर्ण के पदों में हमने यहाँ पर इन्हें लिखना सीख लिया है। और देखिए रटने वाली बात नहीं, ये समझने वाली बात है। अब आगे हम बढ़े, आगे देखिए अब हमारा टारगेट है, देखिए लेफ्ट साइड में क्या आएंगे, देखिए आघूर्ण आएंगे, राइट साइड में क्या आ जाएंगे, केंद्रीय आघूर्ण सेंट्रल मोमेंट। तो ये तो देखिए म्यू आर को म्यू आर डैश के पदों में, अब हम यहाँ पर म्यू आर डैश की हम बात कर रहे हैं, और म्यू आर डैश को हम म्यू आर के पदों में हम फाइंड करेंगे। तो देखिए म्यू 0 1 होता क्या है, ये तो 1 होता है, कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। और इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें म्यू 1 डैश की, तो देखिए म्यू 1 डैश होता क्या है, डी, और ये क्या होता है, x बार माइनस ए। और देखिए आज की इस क्लास में मैंने इसी के बारे में बताया है आपको। और उसके बाद देखिए यहाँ पर म्यू 2 डैश, तो यहाँ पर देखिए 2 डिग्री के जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए 1 2 1। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, म्यू 2, फिर क्या आता है, देखिए ये आता है, लेकिन यहाँ देखिए सेकंड लास्ट पोजीशन में म्यू 1 आता है, और म्यू 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो लास्ट में देखिए यहाँ पर ये बचेगा, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम डी से मल्टीप्लाई करेंगे। और वैसे देखिए यहाँ पर हम करते क्या है, म्यू 1 डी और प्लस यहाँ क्या हो जाता है, म्यू 0 डी स्क्वायर। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले, लेकिन ये वाली टर्म क्या हो जाती है, 0, ठीक है। तो फाइनली देखिए आपको इस तरह से लास्ट 2 टर्म को देखना है, ये लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार आप प्रोसेस को दिमाग में बिठाएं, इजीली आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो। चलिए म्यू 3 डैश, इसके बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है, 1 + 3 + 3, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस चलेगा, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस चलता है। अब देखिए म्यू 3 डैश है, यहाँ क्या लेंगे,
μ3 प्लस नेक्स्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट 3, इसमें एक कम कीजिए तो μ2 और साथ में d का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए हम ये वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट लेंगे और यहाँ पर एक कम करेंगे तो वो हो जाएगा μ1 और μ1 की वैल्यू 0 होती है, यानी सेकंड लास्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट से देखिए जो भी टर्म मिलेगी वो 0 मिलेगी। अब देखिए लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए अगली टर्म जो 0 हुई है उसमें d² आ चुका है और लास्ट टर्म में क्या आएगा देखिए d³, तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए d³। चलिए और देखिए अभी हमने ये सारे रिजल्ट देखिए यहाँ पर कैलकुलेट किए थे, जो भी μ3 डैश की वैल्यू हमने ये देखी यहाँ पर कैलकुलेट की थी, है ना। तो इनको देखिए आप डायरेक्ट लिखना सीखें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्या है कि आप प्रैक्टिकली इसको समझें और इसकी प्रैक्टिस करें। चलिए अब देखिए हम बात करेंगे किसकी, μ4 डैश की। तो देखिए μ4 डैश के जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं 4 डिग्री के, है ना, जो 4 घात के, वो क्या होते हैं देखिए 1, 4, 6, 4 और 1। और देखिए यहाँ पर हमने ये सब में प्लस क्यों लिया है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसमें देखिए सभी में प्लस आ रहा है। और ये तो देखिए बहुत कॉमन सी बात है, प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कैलकुलेशन में वहाँ पर x बार प्लस किया था और x बार माइनस किया था, तो वहाँ पर देखिए बीच में प्लस था, इसलिए जो भी हमने विस्तार किया और सभी में प्लस आया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या होगा, देखिए μ4 डैश प्लस 4 अच्छा यहाँ तो देखिए ये आएगा ना, क्या आएगा देखिए μ4 प्लस, यहाँ सेंट्रल मोमेंट आएंगे राइट साइड में, केंद्रीय आघूर्ण आएंगे, प्लस 4μ3d प्लस अगला बाइनोमियल कोफिशिएंट 6 μ2d²। अब देखिए यहाँ पर अगली टर्म आएगी 4 के साथ, वो आएगी 6μ1d³। क्या आएगी 6μ1d³, 6 क्या 4 के साथ, अगली टर्म हमें ये मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर हम एक कम करते हैं, d से मल्टीप्लाई करते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट अगला वाला क्या है वो ये टर्म आएगी, लेकिन ये टर्म क्या हो जाएगी 0। फिर अगला बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है देखिए, ये तो 0, अगला है देखिए 1, और 1 के साथ क्या आएगा, यहाँ एक कम करोगे μ0 की वैल्यू 1 होती है और साथ में d का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए थोड़ा सा आप इसकी प्रैक्टिस करें, ये रिजल्ट सभी को डायरेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। ये रटने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है। काफी अच्छे रिजल्ट हैं और इन सभी रिजल्ट्स को भी हम देखिए इस बॉक्स में हम बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है देखिए, ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट ध्यान रखने हैं। तो देखिए यहाँ पर जितने भी सेंट्रल मोमेंट हैं उनको मोमेंट की टर्म्स में हम ऐसे लिखते हैं, और जितने भी मोमेंट हैं उनको सेंट्रल मोमेंट्स की टर्म्स में हम ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत छोटी सी बात है, केंद्रीय आघूर्णों को आघूर्ण के पदों में, यानी हम जितने भी μr देखते हैं तो μr को μr डैश के पदों में और μr डैश को μr के पदों में कैसे लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, और जिनमें देखिए जो शुरुआत के μ0 μ1 है इनको तो हम पहले भी देख चुके हैं, एक टेबल मैंने आपको बनवाई थी, और उसमें देखिए r बराबर 0, r बराबर 1 और r बराबर 2 वाले पर्टिकुलर केसेस हमने लिए थे। तो यहाँ पर देखिए ये तो कॉमन सी बातें हैं, देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। μ0 डैश 1 होता है, और देखिए μ0 डैश कितना होता है, d होता है x बार माइनस a, और अगर हम एक मिनट यहाँ μ0 क्या आएगा, यहाँ μ0 नहीं है ये, चलिए ये है μ1, ठीक है। μ0 तो देखिए 1 होता है, चाहे वो मोमेंट हो या सेंट्रल मोमेंट, ठीक है। ये तो मोमेंट है और ये सेंट्रल मोमेंट है, दोनों का मान कितना होता है 1 होता है। और देखिए μ1 डैश ये होता है, μ1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। और देखिए μ2 डैश कितना होता है देखिए s² के बराबर होता है, मैं आपको बता चुका हूं। और μ2 जो होता है σ² के बराबर, दैट इज वेरिएंस, है ना, जो भी प्रसरण होता है या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन का वर्ग ये होता है। तो देखिए ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, और एक टेबल भी हमने इस तरह से बनाई थी। यहाँ पर आपको कुछ याद आ रहा होगा कि r बराबर 0, r बराबर 1, यहाँ पर हमने कुछ पर्टिकुलर केस लिए थे 1, 1, और यहाँ पर देखिए है ना, कुल मिला के ये सब रिजल्ट हम एक टेबल बना के पहले ही लिख चुके हैं। तो एक तो ये वाले रिजल्ट हैं,
और देखिए साथ में ये जो रिजल्ट हैं ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्टेटिस्टिक्स में जो भी हम देखिए स्क्यूनेस हम देखेंगे, विषमता कितनी है, और उसके अलावा कर्टुसी समय देखना है, ककुदता, तो यहाँ पर देखिए सबका देखिए जो मेजर है देखिए हम यहाँ पर इन्हीं की हेल्प से करेंगे। तो मोमेंट देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हायर मैथमेटिक्स में, इनमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम पियर्सन कोफिशिएंट्स की अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहली क्लास में मैंने आपको स्क्यूनेस के बारे में बताया था, कर्टुसिस के बारे में बताया था। यहाँ पर देखिए जो फ्रीक्वेंसी कर्व होता है उसमें देखिए कितना नुकीलापन है, कितना चपटापन है, इसको हम कर्टुसिस कहते हैं, ककुदता। और उसके बाद देखिए जो सिमेट्रिक कर्व होता है वो राइट साइड से फैल जाता है तो उसमें पॉजिटिव स्क्यूनेस आ जाती है, और लेफ्ट साइड से उसमें फैलाव आ जाता है, डिस्पर्शन आ जाता है, तो वहाँ पर देखिए हम उसे नेगेटिव स्क्यूनेस कहते हैं, ऋणात्मक विषमता। तो देखिए यहाँ पर उनको किस तरह से मेजर किया जाए उसके लिए पियर्सन कोफिशिएंट्स होते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो है देखिए पियर्सन कोफिशिएंट्स, लिखें आप, नोट भी करते जाएं, और देखिए ये रिजल्ट भी आपको एक साथ लिखने हैं इंपॉर्टेंट करके, है ना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स करके आप एक साथ इन रिजल्ट्स को लिखोगे, ये भी आपको नोट करना है, क्योंकि देखिए यहाँ एक साथ जब आप इन्हें लिखोगे तो इनमें आसानी से आप कंपेरिजन कर लोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और ये ज्यादा यूज होते हैं, कौन से, ये वाले, ये ज्यादा यूजेबल है, ठीक है। चलिए हेडिंग डालें आप, पियर्सन कोफिशिएंट्स। देखिए पियर्सन ने क्या है कि कुछ कोफिशिएंट्स दिए हैं। देखिए पियर्सन के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, उनकी हेल्प से हम यहाँ पर स्क्यूनेस और कर्टुसिस को हम मेजर करते हैं। देखिए स्क्यूनेस विषमता, कर्टुसिस का मतलब ककुत्ता, ठीक है। तो ये क्या होती है, देखिए जब हम स्क्यूनेस और कर्टुसिस को देखेंगे तो वहां पर हम इस पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर देखिए पियर्सन कोफिशिएंट्स को हमें समझना है कि ये होते क्या है और इन्हें हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर हम ये वाला टॉपिक देख रहे हैं मोमेंट, तो देखिए यहाँ पर ही हमें डिस्कस करना है। इसके बाद हमारा टारगेट रहेगा स्क्यूनेस, विषमता का क्या होती है, और लास्ट में देखेंगे हम कर्टुसिस। तो यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप हमें स्टडी करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखिए पियर्सन कोफिशिएंट की बात करें, सबसे पहला पियर्सन कोफिशिएंट होता है देखिए बीटा वन। बीटा वन देखिए एक स्पेशल कांस्टेंट है जिसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब। और देखिए ये बीटा वन किस पे डिपेंड है, देखिए मोमेंट पे डिपेंड है, सेंट्रल मोमेंट, केंद्रीय आघूर्ण। और यहाँ पर अगर हम डैश लगा दें तो ये क्या हो जाएंगे, आघूर्ण यानी मोमेंट। लेकिन यहाँ डैश नहीं होता, क्या होता है, μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब, यानी यहाँ पर देखिए केंद्रीय आघूर्णों का प्रयोग किया जाता है। ये सब क्या है, ये सब सेंट्रल मोमेंट है। और देखिए इसके अलावा देखिए जो दूसरा जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है, देखिए ये सब रिजल्ट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। बीटा टू, बीटा टू होता है देखिए μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। और यहां पर देखिए एक जो कोफिशिएंट होता है, यहां पर देखिए एक और होता है गामा वन। इसको देखिए गामा का साइन इस तरह बनाया जाता है, गामा वन। गामा वन क्या होता है, देखिए गामा वन होता है रूट बीटा वन। और देखिए गामा टू की अगर हम बात करें तो गामा टू क्या होता है, गामा टू होता है देखिए बीटा टू माइनस 3। ये चारों रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं, ये कहलाते हैं देखिए पियर्सन कोफिशिएंट, बीटा वन बीटा टू। यहां पर देखिए इनका क्या यूज है, इनका यूज भी तो हमें पता होना चाहिए। देखिए यहां मैं आपको बता देता हूं, इनका भी यूज हम देखेंगे। देखिए यहां पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर देखिए ये तो जितने भी फॉर्मूले हैं ये आपको यहाँ पर पता लग जाएंगे कि ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये तो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए सभी किस पे डिपेंड है, यहाँ बीटा वन बीटा टू किस पे डिपेंड है, मोमेंट्स पे डिपेंड है। कौन से मोमेंट, सेंट्रल मोमेंट, सभी केंद्रीय आघूर्णों पर निर्भर है।
अगर हमें देखिए μ1 μ2 μ3 μ4 इस तरह से हमें पता है तो हम β1 β2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए β1 β2 हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन इनका यूज क्या है। तो यहाँ पर देखिए β1, देखिए β1 की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, γ1। और ये जो γ1 है, इस γ1 से हम किसका मापन करते हैं, देखिए विषमता का मापन हम करते हैं, मेजर ऑफ स्क्यूनेस। इसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, स्क्यूनेस। इससे हम विषमता का मापन हम करते हैं। और देखिए ये सब हम डिटेल में देखेंगे, ये स्क्यूनेस क्या होती है, विषमता क्या होती है, पहली क्लास में तो मैं बता चुका हूं, लेकिन इसको हम काफी डिटेल में समझेंगे, ये अलग ही टॉपिक है, ठीक है। अभी हम मोमेंट्स की बात कर रहे हैं, आघूर्णों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए γ1 की हेल्प से, अब देखिए γ1 अगर पॉजिटिव होगा तो उसमें पॉजिटिव स्क्यूनेस आ जाएगी, धनात्मक विषमता आ जाएगी, जो बारंबारता वक्र है वो राइट साइड में विस्तार हो जाएगा, उसका राइट साइड में फैल जाएगा। और γ1 अगर नेगेटिव है तो उसमें नेगेटिव स्क्यूनेस होगी, और जो फ्रीक्वेंसी कर्व है वो लेफ्ट साइड में देखिए फैल जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये सब γ1 γ2, यहाँ पर देखिए हमें केवल ये ध्यान रखना है, और यहाँ पर γ1 की हेल्प से हम क्या करते हैं, विषमता का मापन हम करते हैं। और देखिए स्क्यूनेस को तो हमें काफी डिटेल में समझना है, इसके बाद जस्ट हम यही टॉपिक लेंगे। और देखिए स्क्यूनेस से पहले देखिए यहाँ पर देखिए आघूर्ण से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं, हमें इसकी प्रॉब्लम्स भी सोल्व करना है। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि γ1 की हेल्प से हम क्या करते हैं और γ2 की हेल्प से क्या करते हैं, केवल यही आपको ध्यान रखना है। और देखिए जो γ2 है, γ2 की हेल्प से यहाँ पर जो कर्टोसिस होता है उसको हम मेजर करते हैं। मेजर ऑफ कर्टोसिस, ककुदता का मापन, यानी फ्रीक्वेंसी कर्व में कितना नुकीलापन है ना, लेप्टोकर्टिक या फिर प्लेटिकर्टिक, है ना, कितना उसमें चपटापन है, कितना नुकीलापन है, तो उसके मेजरमेंट के लिए हम γ2 को हम कैलकुलेट करते हैं, है ना। यहाँ पर γ2 अगर 3 से बड़ा हो जाए या फिर 3 से कंपेरिजन करेंगे हम यहाँ पर, है ना, क्योंकि यहाँ β2 के पे डिपेंड करेगा। और देखिए ये कब कौन सा केस देता है, किस केस में क्या होता है, किस तरह की कर्टोसिस होती है, तमाम बातें देखिए हम उस वक्त देखेंगे जब हम कर्टोसिस को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना सा ध्यान रखना है, ये β1 होता है, ये β2, ये दोनों क्या होते हैं, देखिए पियर्सन कोफिशिएंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए γ1 γ2 की हेल्प से हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी स्क्यूनेस होती है, जो भी कर्टोसिस होती है, उसे हम मेजर करते हैं। और देखिए γ1 γ2 की क्यों रिक्वायरमेंट रही, यहाँ पर β1 β2 से काम चल जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर हम β1 की बात करें तो β1 की जो वैल्यू होती है ये नेगेटिव नहीं होती। कारण मैं बता देता हूँ, क्योंकि μ2 आपको पता होना चाहिए, μ2 होता क्या है, μ2 होता है देखिए सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए नीचे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव क्वांटिटी है और ऊपर भी देखिए स्क्वायर है, तो यहाँ पर नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो देखिए β1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, नॉन नेगेटिव होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो फिर हम नेगेटिव स्क्यूनेस को कैसे मेजर करें, ऋणात्मक विषमता को कैसे मेजर करें, तो उसके लिए देखिए γ1 निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, γ1। तो यहाँ पर देखिए γ1 क्या हो जाता है, जैसे हम इसका रूट लेते हैं तो यहाँ पर γ1 रूट β1, और रूट β1 इसके इक्वल होगा, देखिए रूट β1, इसका आप रूट लोगे, स्क्वायर रूट लोगे तो देखिए μ3 अपॉन रूट μ2 क्यूब। अब देखिए यहाँ पर ये रूट तो μ2 तो पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी। अब देखिए इसका जो चिन्ह है, γ1 का जो साइन है वो किस पे डिपेंड करेगा, μ3 पे। अब μ3 की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो यहाँ पर γ1 नेगेटिव हो जाएगा, γ1 नेगेटिव हो जाएगा तो इससे हम क्या मेजर करते हैं, स्क्यूनेस को मेजर करते हैं, और जो भी स्क्यूनेस होगी वो नेगेटिव होगी, ऋणात्मक विषमता हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए γ1 प्लस भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, लेकिन β1 हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर स्क्यूनेस को अगर हमें देखना है, उसमें अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हमें देखना है तो यहाँ पर γ1 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर β1 β2 से काम नहीं चलेगा, हमें γ1 γ2 हमें निकालना ही पड़ेगा। हालांकि यहाँ तो β2 को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ β1 से हमें नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर γ1 कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, पियर्सन कोफिशिएंट
किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पर इनका क्या यूज है। तो ये देखिए, ये पहली बात है। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जितने भी पियर्सन कोफिशिएंट हैं ये देखिए स्केल और ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको लिखना है यहाँ पर। और देखिए ये स्केल और ओरिजिन चेंज प्रॉपर्टी क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी और चेंज ऑफ ओरिजिन प्रॉपर्टी क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए दोनों से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो क्या लिखोगे, β1 तथा β2 मूल बिंदु तथा स्केल से स्वतंत्र होते हैं। पियर्सन कोफिशिएंट्स β1 एंड β2 आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो देखिए ओरिजिन और स्केल से ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। और देखिए हालांकि इसकी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होगी, लेकिन बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स को हम किस में बदल लेते हैं, ऑब्जर्वेशन एक्स को हम किस में बदल लेते हैं। देखिए एक्स से आप β1 β2 निकालें, या फिर देखिए एक्स में से सभी में से ए कम कर दीजिए, इसके लिए β1 β2 निकालें, या फिर इसके लिए β1 β2 निकालें, या फिर देखिए आप स्केल भी इस तरह से चेंज कर सकते हो, ये लीजिए, है ना, उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये लीजिए, जैसे x/h आपने सभी को h से डिवाइड कर दिया, जो भी रिजल्ट मिले हैं उनके लिए आप β1 β2 कैलकुलेट कीजिए, तो भी देखिए सब यूनिक आएंगे, कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पर देखिए ये नो चेंज रहेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो सभी से देखिए एक जैसा रिजल्ट मिलेगा। ये हो गई ओरिजिन चेंज प्रॉपर्टी और ये हो गई स्केल चेंज प्रॉपर्टी। और मैंने आपको बताया था ये छोटी छोटी बातें हैं, पिछले वीडियोज आप देखें तो आपको पता लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये β1 β2 γ1 γ2 ये सब पियर्सन कोफिशिएंट्स हैं, जिनकी हेल्प से हम स्क्यूनेस और कर्टुसिस का हम मापन करते हैं। इन दोनों टॉपिक को हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे, फिलहाल आपको इसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आज का जो हमारा टारगेट है वो कंप्लीट हो जाता है। और देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जब भी होगा, तो उसमें देखिए हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें सोल्व करना है। तो आज फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।